Hello students, how are you? I hope all you are doing well in your study and working hard to get success in your life. Welcome back on your own YouTube channel Digital Guru. यहाँ पे हम क्लास 10th के सिविक्स का 6 चैप्टर पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज। अब तक की क्लासेस में हम लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज के मीनिंग, कॉन्सेप्ट्स, पॉलिटिकल पार्टीज की ज़रूरत क्यों होती है, पॉलिटिकल पार्टीज के डिफरेंट फंक्शंस क्या होते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज कितनी होनी चाहिए एक डेमोक्रेसी में, इन सब चीज़ों के बारे में बात कर चुके हैं। कई कंट्रीज़ में 1 पार्टी सिस्टम है, कई कंट्रीज़ में 2 पार्टी सिस्टम है और कई कंट्रीज़ में मल्टी पार्टी सिस्टम है। इंडिया भी उन्हीं कंट्रीज़ में से एक है जहां पे मल्टी पार्टी सिस्टम यहाँ के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में प्रैक्टिस की जाती है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग अब तक एक्सप्लोर कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज, जो कि पॉलिटिकल पार्टीज को किस तरीके से क्या बेसिस होना चाहिए क्लासिफाई करने का, इसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। ये चैप्टर एक सेंसिटिव चैप्टर है, तो आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर के तौर पे बता दूं कि इस चैप्टर में, इस क्लास में बात की गई सभी बातें सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पज़ के लिए है, स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या पार्टी की आइडियोलॉजी को प्रमोट या डिमोट करने का मकसद हमारा बिल्कुल नहीं है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात और आपसे कहना चाहता हूं कि पिछले कई क्लासेस में स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए और उन्होंने ये मुझे बताया कि काफ़ी बेनिफिट हो रहा है इन क्लासेस से उन्हें। तो हमारा मकसद भी यही है कि कोरोना पीरियड में स्कूल्स की जो एकेडमिक एक्टिविटीज़ जिस तरीके से हैम्पर हुई है, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प की जा सके। तो अगर आपको भी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आते हैं, आपको लगता है कि आपके जो एज ग्रुप के लोग हैं उन स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो सकता है, तो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के बीच शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। छोटी सी बात एक और आपसे कि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस जल्द से जल्द मिल सके और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने चैप्टर में और आज के टॉपिक की तरफ, जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज। तो सबसे पहले हम देखते हैं नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज किस पॉलिटिकल पार्टीज को कहते हैं। सो लेट अस डिफाइन इट। दोज पार्टीज विच हैव देयर यूनिट्स इन वेरियस स्टेट्स, बाय एंड लार्ज ऑल दीज यूनिट्स फॉलो द सेम पॉलिसीज, प्रोग्राम्स एंड स्ट्रेटजी दैट इज डिसाइडेड एट द नेशनल लेवल। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज को नेशनल पॉलिटिकल पार्टी हम क्यों कहते हैं कि दैट पार्टी हैज, दोज पार्टीज हैव देयर यूनिट्स इन वेरियस स्टेट्स। पहली बात तो ये कि वो जो पॉलिटिकल पार्टी जिसको हम नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं उसके डिफरेंट स्टेट्स में भी यूनिट्स होते हैं एंड उस पार्टी का एक सर्टेन पॉलिसी होगा, प्रोग्राम होंगे, स्ट्रेटजी होगी और वो जो पॉलिसी, प्रोग्राम्स, स्ट्रेटजी होगी वो डिफरेंट स्टेट्स में जो यूनिट्स होंगे वो भी इन्हीं प्रोग्राम्स, इन्हीं स्ट्रेटजी, इसी पॉलिसीज को भी फॉलो करेंगे। ठीक है, तो वैसी पार्टी को हम नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं। ये तो बात हो गई डेफिनेशन की, एक सिंपल डेफिनेशन हो गया नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का। तो क्या सिर्फ इतनी बातें सफिशिएंट है किसी पार्टी को नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कहने के लिए? सो आंसर विल बी नो। एंड व्हाई? सो फर्स्ट लेट अस सी वेयर एंड व्हाई डू वी नीड नेशनल और स्टेट पार्टीज। नेशनल या स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज की कहां और क्यों जरूरत होती है, इस चीज को देखते हैं पहले हम, और फिर हम बात करेंगे आगे कि वो कौन से सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे हम किसी पार्टी को नेशनल या स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वेयर एंड व्हाई डू वी नीड नेशनल स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज। So democracies that follow a federal system all over the world tend to have 2 kinds of political parties. तो वैसी डेमोक्रेसीज जहां पे फेडरल स्ट्रक्चर है वहां पे कम से कम 2 पार्टियों की, 2 तरह की पार्टियों की जरूरत होती है। वो किस तरीके की पार्टियां होती हैं? वो पार्टियां होती है
नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, स्टेट पॉलिटिकल पार्टी। तो फेडरल सिस्टम का मतलब समझ लीजिए, पहले यहाँ पे आपने चैप्टर 1 चैप्टर 2 में भी जरूर पढ़ा होगा पावर शेयरिंग और फेडरलिज्म में, कि देयर शुड बी इन फेडरल स्ट्रक्चर देयर शुड बी डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड पावर शुड बी डिवाइडेड एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो वैसा सिस्टम जहां पे होता है वहां पे दो तरीके की पार्टियों की जरूरत होती है, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, स्टेट पॉलिटिकल पार्टी। सो पार्टीज दैट आर प्रेजेंट इन ओनली वन of the federal units and parties that are present in several or all units of federation, this is the case in India as well। तो ये हमारा इंडिया का मैप हो गया। एक यहाँ पे सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट है, ठीक है, जो कि पूरे कंट्रीज के लिए पॉलिसी, पूरे कंट्री के लिए स्ट्रेटजी, पूरे कंट्री के लिए प्रोग्राम्स तय करती है। ठीक है, तो एक सेंट्रल लेवल पे और डिफरेंट स्टेट्स भी हैं। ठीक है, हमारे यहाँ डिफरेंट स्टेट्स भी हैं। तो देखिए किस तरीके की सिनेरियो बन सकती है कि कुछ पार्टियां ऐसी हो सकती हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल लेवल की पॉलिसी को फॉलो करे। पहली बात हमारी सेटिस्फाई होगी कि पार्टी दैट आर प्रेजेंट इन ओनली वन ऑफ द फेडरल यूनिट्स। तो फेडरल यूनिट्स में हो सकता है कि वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल लेवल पे काम करे। And parties that are present in several or all units of the federation। तो कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो कि कुछ सर्टेन स्टेट्स में ही काम करती हैं और उनको नेशनल लेवल के पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, वो किसी रीजन बेस्ड पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, स्ट्रेटजी पे काम करती हैं। नेशनल पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन उनका नहीं होता है, तो वो रीजनल पार्टियां ही रह जाती हैं। दूसरा केस ये हो सकता है, और तीसरा केस क्या हो सकता है कि पार्टीज दैट आर प्रेजेंट इन सेवरल और ऑल यूनिट्स। तो ऑल यूनिट्स मतलब सेंट्रल लेवल पे भी काम करे, स्टेट लेवल पे भी काम करे। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ले, कांग्रेस पार्टी है या फिर भारतीय जनता पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी है। तो ये क्या है, नेशनल लेवल पे भी काम करती हैं, रीजनल लेवल पे भी काम करती हैं। मतलब एक यूनिट में भी इनका कंट्रीब्यूशन है और कुछ सर्टेन यूनिट्स में भी कंट्रीब्यूशन है और पूरे देश के ऊपर भी इनका कंट्रीब्यूशन है। सो दैट टाइप ऑफ पार्टीज रिक्वायर्ड इन फेडरल स्ट्रक्चर और इन अ फेडरल कंट्री और फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। तो अब बात आती है कि इन पार्टियों को रिकॉग्निशन कौन देता है, हु रिकॉग्नाइजेस दीज पार्टीज। So the recognition and status of political parties are reviewed and authorized by the Election Commission of India. Election Commission of India is a constitutional body. By a certain article, there has been a provision that there should be an Election Commission of India to conduct free and fair elections at the national or parliamentary level and state constituencies. तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल है किस बात के लिए, इन पॉलिटिकल पार्टीज को अथोराइज करने के लिए, उन पॉलिटिकल पार्टीज को रिव्यू करने के लिए। सो व्हाइल द कमीशन ट्रीट्स ऑल पार्टीज इक्वली, इट ऑफर्स सम स्पेशल फैसिलिटीज टू लार्ज एंड एस्टैब्लिश्ड पार्टीज। वैसे तो इलेक्शन कमीशन सभी पार्टियों को इक्वली ही ट्रीट करता है, लेकिन कुछ एस्टैब्लिश्ड, कुछ लार्ज पार्टीज हैं जिनको कि स्पेशल प्रिविलेजेस भी दिए जाते हैं। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उन पार्टीज को एक स्पेशल सिंबल देता है, जिस सिंबल को एज ए इलेक्शन सिंबल वो पार्टियां यूज करती हैं। सो दीज पार्टीज आर गिवन अ यूनिक सिंबल, ओनली द ऑफिशियल कैंडिडेट्स ऑफ दैट पार्टी कैन यूज दैट इलेक्शन। तो वो जो इलेक्शन सिंबल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा पार्टियों को दिया जाता है, उन सिंबल्स को उस पार्टी के जो ऑफिशियल कैंडिडेट्स होंगे वही सिर्फ उस पार्टी के सिंबल को यूज कर सकते हैं एज ए इलेक्शन सिंबल। जैसे आप देखते होंगे कि चुनाव के दौरान हर पार्टी का एक चुनाव चिन्ह होता है या इलेक्शन सिंबल होता है, तो उस सिंबल को उस पार्टी के जो ऑफिशियल कैंडिडेट्स होंगे सिर्फ और सिर्फ वही एज ए इलेक्शन सिंबल यूज कर सकते हैं। Those parties which get such recognition from election commission are called recognized parties। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय रिकॉग्नाइज्ड पार्टी। तो
जो इलेक्शन कमीशन इन पार्टियों को एक स्पेशल रिकॉग्निशन देती है, रिकॉग्नाइज करती है, दोज पार्टीज आर कॉल्ड रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज। तो ये जो रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज हैं, इनको नेशनल पार्टीज, स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज किस बेसिस पे कहते हैं, क्या उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उन क्राइटेरिया को अब हम देखते हैं, उन क्राइटेरिया को समझते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। तो अब हम बात करते हैं उन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, उन टर्म्स एंड कंडीशंस की जो किसी पार्टी को नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कहलाने के लिए फुलफिल करना ज़रूरी होता है। सो टू बी एलिजिबल फॉर अ नेशनल पार्टी इन इंडिया, द इलेक्शन कमीशन हैज सेट द फॉलोइंग क्राइटेरिया। इलेक्शन कमीशन ने कुछ क्राइटेरिया सेट किए हैं जिनको फुलफिल करने के बाद कोई भी पार्टी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी होने का दर्जा हासिल करती है। तो पहला कंडीशन क्या है, इट सिक्योर्स एट लीस्ट 6% ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड इन एनी 4 और मोर स्टेट्स एट अ जनरल इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल और टू द लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड इन एडिशन इट विंस एट लीस्ट 4 सीट्स इन द हाउस ऑफ पीपल फ्रॉम एनी स्टेट और स्टेट्स। एक एक वर्ड, फुल स्टॉप, कॉमा, हर चीज इंपॉर्टेंट है इन तीनों टर्म्स एंड कंडीशन में। तो अच्छे से समझना है यहाँ पे कि इट सिक्योर्स एट लीस्ट 6% ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड इन एनी 4 और मोर स्टेट्स। मतलब, और कहाँ पे, इन जनरल इलेक्शन और लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन, लोकसभा के इलेक्शन में, जिसको हम जनरल इलेक्शन के भी नाम से जानते हैं, असेंबली इलेक्शन के भी नाम से जानते हैं, उस इलेक्शन में किसी पार्टी को अगर टोटल इंडिया में जितने भी वैलिड वोट पड़े हैं उसका 6% हासिल कर ले, और सिर्फ किसी एक स्टेट से ही नहीं, कम से कम 4 और मोर स्टेट से, ठीक है, 4 या 4 से ज़्यादा स्टेट्स को मिला करके टोटल इंडिया में जितनी पोलिंग हुई है उसमें जितने वैलिड वोट पड़े हैं उसका 6% हासिल कर ले कोई पॉलिटिकल पार्टी। उसके साथ ही इन एडिशन इट विंस एट लीस्ट 4 सीट्स इन द हाउस ऑफ पीपल फ्रॉम एनी स्टेट और स्टेट्स, तो वो पार्टी इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेगी और वो पार्टी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कहलाने की हकदार हो जाएगी। सेकंड क्राइटेरिया है, इट विंस 2% सीट्स इन द लोकसभा एट अ जनरल इलेक्शन एंड दीज कैंडिडेट्स आर इलेक्टेड फ्रॉम 3 स्टेट्स। ठीक है, तो दूसरी क्राइटेरिया क्या हो सकती है कि उस पार्टी को टोटल जो सीट है लोकसभा की, उस लोकसभा सीट का 2% सीट ही मिल जाए, कम से कम कहां से, फ्रॉम 3 स्टेट्स, 3 या 3 से ज्यादा स्टेट्स को मिला करके टोटल जो लोकसभा की स्ट्रेंथ है, ठीक है, उस स्ट्रेंथ का कम से कम 2% सीट हासिल कर ले तो वो पार्टी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कहला सकती है। करंट सिनेरियो अगर हम बात करें कि 11 सीट्स इन द एग्जिस्टिंग हाउस हैविंग 543 मेंबर्स, तो आज जो 543 मेंबर्स हैं, मतलब ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर किसी पार्टी को 3 या 3 से ज़्यादा स्टेट्स को मिला करके 11 सीटें आ जाती हैं लोकसभा में, तो भी वो पार्टी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कहलाने की हकदार हो जाएगी। थर्ड क्राइटेरिया क्या कहता है, इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट पार्टी इन 4 स्टेट्स। या तो वो पार्टी ये क्राइटेरिया फुलफिल कर ले, देन it can be called as the national political party, it can be recognized as a national political party, या वो second criteria को fulfill कर ले, then in that case also it can be called as a national political party. Third criteria, it is recognized as a state party in 4 states, मतलब 4 या 4 से ज़्यादा स्टेट्स में अगर वो स्टेट पार्टी का ही दर्जा हासिल कर ले तो भी वो पार्टी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कहलाती है। ठीक है, तो पहली क्राइटेरिया 6% वोट मिल जाए, ठीक है, टोटल जो वोट पड़े हैं 6% वोट, कम से कम 4 या 4 से ज़्यादा स्टेट्स को मिला करके टोटल 6% वैलिड वोट मिल जाए, और उसके साथ ही वो पार्टी 4 सीट जीत के ले आए लोकसभा में, तो वो पार्टी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कहलाने का हकदार हो जाएगी। दूसरी कि टोटल जो लोकसभा की स्ट्रेंथ होगी, उस स्ट्रेंथ का 2% सीट अगर कोई पार्टी हासिल कर लेती है तो वो पार्टी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कहला सकती है। और जो थर्ड क्राइटेरिया है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को अगर
टोटल 4 या 4 से ज़्यादा स्टेट्स में स्टेट पार्टी होने का दर्जा हासिल है तो वो पार्टी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कहला सकती है। ठीक है, अब इंडिया में आज के टाइम पे कुछ सर्टेन नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जिस पॉलिटिकल पार्टीज की आइडियोलॉजी को, उसकी एक ब्रीफ हिस्ट्री को हम लोग पढ़ने वाले हैं और इसके ऊपर शॉर्ट नोट्स भी एग्जाम में फ्रीक्वेंटली आते हैं। सो बी प्रिपेयर फॉर इट एंड लेट अस डिस्कस दोज पार्टीज। तो अब हम बात करते हैं डिफरेंट नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज की, उनकी आइडियोलॉजी क्या है, किस तरीके से वो पॉलिटिक्स करती हैं और नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, उन चीज़ों को समझते हैं। So there are 8 recognized national political parties in the country: INC, TMC, NCP, BJP, BSP, CPI, CPIM and NPP। तो लास्ट जो बुक में आपको डाटा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग 7 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में दिया होगा। 2019 में एक लेटेस्ट पॉलिटिकल पार्टी बनी है नेशनल पीपल्स पार्टी, ठीक है, जो कि नॉर्थ ईस्ट में एक्टिव है। तो इन 8 पॉलिटिकल पार्टीज की आइडियोलॉजी को हम लोग पढ़ने वाले हैं और बुक में जो सीक्वेंस दिया है उस सीक्वेंस को हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है जिससे कि आपको समझने में आसानी हो कि एक आइडियोलॉजी वाली जो पार्टी है उनको एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं उस नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज में इंडियन नेशनल कांग्रेस की। इंडियन नेशनल कांग्रेस को पॉपुलरली नॉन एज द कांग्रेस पार्टी, इंडिया में इंडियन नेशनल कांग्रेस को कांग्रेस पार्टी के नाम से पॉपुलरली लोगों के बीच कांग्रेस पार्टी के नाम से इसको जानते हैं, लेकिन ऑफिशियल नाम इसका इंडियन नेशनल कांग्रेस है। दिस पार्टी वॉज फाउंडेड इन 1885 एंड हैज एक्सपीरियंस्ड मेनी स्प्लिट्स। 1885 में एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे A.O. ह्यूम, जिनके कंट्रीब्यूशन से ये नेशनल पॉलिटिकल पार्टी फाउंड की गई। ठीक है, और उस समय नेशनल जो मूवमेंट चल रहा था, उस नेशनल मूवमेंट में जो इंडिया का पॉलिटिकल इंटीग्रेशन नहीं हो सका था, उस पॉलिटिकल इंटीग्रेशन में इस पार्टी का काफ़ी अहम रोल रहा। इस पार्टी का जो फर्स्ट सेशन हुआ था बॉम्बे में 1885 में हुआ था, जिसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे W.C. बनर्जी, वेमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, तो it played a dominant role in Indian politics at the national and state level for several decades after India's independence। तो इस पार्टी का सिंबल भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आज के टाइम पे एक हाथ का निशान जो है इस पार्टी का इलेक्शन सिंबल है। पुराने टाइम में जब ये इवॉल्व हुआ उस समय, एक समय इसका जो पॉलिटिकल जो सिंबल था वो था 2 बैल हल चलाते हुए, जो कि मतलब किसानों को रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक है, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसने इवॉल्व किया है, कई सिंबल चेंज हुए हैं इस नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के। ठीक है, तो आज के टाइम में हाथ का जो निशान है दैट इज एसोसिएटेड विद द कांग्रेस पार्टी एंड इट प्लेड अ डोमिनेंट रोल नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे इस पार्टी का काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है, इंडिया के पॉलिटिक्स को डोमिनेट किया है। अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू द पार्टी सॉट टू बी बिल्ड अ मॉडर्न सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन इंडिया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, क्या पार्टी की एक पॉलिटिकल स्टैंड रहा सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन इंडिया। ये टारगेट था, ये एक एम था इस पार्टी का, सेकुलर सेंटिमेंट्स को डेवलप करना, डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट्स को डेवलप करना और रिपब्लिक, इंडिया को एज ए रिपब्लिक 1950 में इंडिया गॉट द टैग ऑफ रिपब्लिक। उसके बाद हमारे जो हेड ऑफ द स्टेट है दे आर इलेक्टेड पर्सन, नॉट हेरिडिटरी। सो ruling party at center till 1977 and then from 1980 to 89। तो आज़ादी के बाद से 1947 से लेकर के और 1977 तक 30 सालों तक इंडिया में इस इंडियन नेशनल कांग्रेस का दबदबा रहा। 1977 में पहली बार नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी जो कि जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी। मोरारजी देसाई उसके लीडर रहे और प्राइम मिनिस्टर बने। ठीक है, तो 1977 में पहली बार नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई। इसके पीछे की जो पॉलिटिक्स है, 1975 में देश में इमरजेंसी इम्प्लीमेंट की गई अंडर द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी और उसके बाद एक पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हमें
कई सालों तक देखने को मिलती है इंडियन पॉलिटिक्स में। फिर 1980 में कांग्रेस ने कमबैक किया और 1980 से लेकर के 1989 तक कांग्रेस की सरकार रही। 1984 में इंदिरा गांधी को असैसिनेट कर दिया गया, उसके बाद राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने और फिर 1989 में राजीव गांधी भी असैसिनेट हो गए। उसके बाद क्या हुआ? आफ्टर 1989 इट सपोर्ट्स डिक्लाइंड बट इट कंटिन्यूज टू बी प्रेजेंट थ्रू आउट द कंट्री कटिंग अक्रॉस सोशल डिविजन्स। तो 1989 में जब राजीव गांधी चले गए उसके बाद से इसका जो पॉलिटिकल बेस था, उसका पॉलिटिकल जो पॉपुलैरिटी थी धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगी। लेकिन ऐसा नहीं था कि कांग्रेस ने अपना एग्जिस्टेंस खो दिया, अपना अस्तित्व खो दिया। कांग्रेस फिर भी लोगों के बीच एक पॉपुलर पार्टी बनी रही। अ सेंट्रलाइज्ड पार्टी, क्या आइडियोलॉजी है पार्टी का? अ सेंट्रलाइज्ड पार्टी नाइदर राइटिस्ट नॉर लेफ्टिस्ट। In its ideological orientation, the party espouses secularism and welfare of weaker sections and minorities. तो ये जो पॉलिटिकल पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस, ना ही इसका ओरिएंटेशन लेफ्ट की तरफ है और ना ही इसका ओरिएंटेशन राइट की तरफ है। एक मिडवे पे चलती है। इसकी जो आइडियोलॉजिकल स्टैंड है, जो इसका पॉलिटिकल स्टैंड है, मिडवे पे चलता है। और ये किन लोगों के लिए बेसिकली काम करती है? जो समाज में माइनॉरिटीज हैं या वीकर सेक्शंस के लोग हैं, उनके वेलफेयर के लिए मेनली काम करती है। द आईएनसी सपोर्ट्स इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बट विथ अ ह्यूमन फेस। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होने चाहिए देश में, लेकिन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के साथ ह्यूमन फेस होना चाहिए। मतलब कि एक जो रिफॉर्म्स हो वो हर समाज के हर एक वर्ग को ध्यान में रख के किया जाए। ऐसा ना हो कि जो अमीर वर्ग के लोग हो, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इस तरीके से हो कि सिर्फ एक खास वर्ग को फायदा हो, दूसरे लोगों को नुकसान हो। तो एक बैलेंस्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करती है कांग्रेस और उन चीजों को सपोर्ट करती है। लेट द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए गवर्नमेंट फ्रॉम 2004 टू 2014। ठीक है, तो यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस जो कि कई पार्टियों का अलायंस था, उस पार्टी को उसने लीड किया। और 2004 में फिर ये जो 1989 के बाद से पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी चल रही थी कंट्री में, 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में फिर से कांग्रेस की सरकार बनी और अगले 10 साल तक फिर से एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमें इंडियन पॉलिटिक्स में देखने को मिलती है। 2004 से लेकर के 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही और 2014 में फिर से सिनेरियो चेंज हुआ। बीजेपी ने कमबैक किया और फिर बीजेपी के अलायंस में एनडीए गवर्नमेंट की सरकार बनी अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। सो इन 2019 लोकसभा इलेक्शंस इट गॉट 19.5% वोट्स। ठीक है, टोटल इंडिया में जो वैलिड वोट्स पड़े उसका 19.5% ऑलमोस्ट कहें तो 20% के आसपास का वोट मिला और 52 सीट्स इट गॉट इन द 2019 लोकसभा इलेक्शंस। सो दैट इज द ब्रीफ नोट्स अबाउट इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब हम बात करते हैं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की। द पार्टी वॉज लॉन्च्ड ऑन 1 जनवरी 1998 अंडर लीडरशिप ऑफ ममता बनर्जी। कांग्रेस से टूट के ये पार्टी बनी अंडर लीडरशिप ऑफ ममता बनर्जी ऑन 1 जनवरी 1998 and it was recognized as a national party in 2016। 2016 में इस पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा मिला। मतलब उन 3 कंडीशंस में से किसी एक कंडीशंस को इसने फुलफिल किया एंड इट गॉट द स्टेटस ऑफ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन 2016। द पार्टी सिंबल इज फ्लावर्स एंड ग्रास इन ट्राई कलर बैकग्राउंड। ठीक है, तो ग्रास एंड फ्लावर जो कि प्रॉस्पेरिटी का सिंबल है, इसको ट्राई कलर पे डिपिक्ट करके दैट इज द सिंबल ऑफ ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। और कांग्रेस से टूट के जितनी भी पार्टियां बनी हैं उनके सभी के बैकग्राउंड पे आपको ट्राई कलर ऑलमोस्ट दिखाई देता है। क्या आइडियोलॉजी है पार्टी की? कमिटेड टू सेक्युलरिज्म एंड फेडरलिज्म। मतलब जो मेन पॉलिटिकल लाइन है इस पार्टी का वो है सेक्युलरिज्म एंड फेडरलिज्म। मतलब हर एक रिलीजन को समान नज़र से देखना और उसके लिए काम करना। कहीं पे भी कोई रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन हो रहा हो तो उसको अपने पॉलिटिकल एजेंडा में शामिल करना। और फेडरलिज्म मतलब पावर का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है,
डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, स्टेट को ज़्यादा से ज़्यादा पावर मिलना चाहिए, इस बात को एडवोकेट करती है ये पार्टी। हैज़ बीन इन पावर इन वेस्ट बंगाल सिंस 2011, ठीक है, 2011 से पावर में है, ठीक है। उससे पहले लेफ्ट की पार्टियां थी, अभी लेफ्ट पार्टियों के बारे में जब चर्चा करेंगे तो फिर वहाँ पे हम बात करेंगे कि वेस्ट बंगाल में किस पार्टी का सबसे ज़्यादा टेन्योर रहा। ऑल्सो हैज़ इट्स प्रेजेंस इन अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एंड त्रिपुरा। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा में भी इसका प्रेजेंस है। इन द 2019 लोकसभा इलेक्शन it got 4.07% votes and won 22 seats, making it the fourth largest party in the Lok Sabha. तो 2019 के इलेक्शन में 4.07% इस पार्टी को टोटल वोट मिले एंड 22 सीट्स जीत के ले आई, और इस तरीके से 2019 लोकसभा इलेक्शन में ये फोर्थ लार्जेस्ट पार्टी बन के इमर्ज हुई लोकसभा में। So that is the information about the TMC, and now let's move towards the NCP, Nationalist Congress Party. So NCP, Nationalist Congress Party was formed on 10th June 1999, ठीक है। 1999 में कांग्रेस से टूट के ये फिर एक पार्टी बनी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, और इस पार्टी के फाउंडर लीडर्स थे, द फाउंडर लीडर्स वेयर शरद पवार, पीए संगमा एंड तारिक अनवर। इन लोगों ने मिलकर के किसी खास मुद्दे पे कांग्रेस से अलग होकर के एक अलग पार्टी बनाई जिसको नाम दिया नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। और इस पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है? एस्पाउसेज डेमोक्रेसी, गांधीयन सेकुलरिज्म, इक्विटी, सोशल जस्टिस एंड फेडरलिज्म। तो डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए काम करती है, गांधीयन सेकुलरिज्म में बिलीव करती है, इक्विटी में बिलीव करती है, सोशल जस्टिस, जो समाज के वीकर सेक्शंस के लोग हैं उनका अपलिफ्टमेंट हो उसके लिए काम करती है, फेडरलिज्म, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में। इस मुद्दे पे ये आइडियोलॉजिकल बेस है इस नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का। क्या चाहती है? वॉन्ट्स दैट हाई ऑफिसेज इन गवर्नमेंट बी कन्फाइंड टू नेशनल बॉर्न सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। ये जो पॉइंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1990s में राजीव गांधी के चले जाने के बाद कांग्रेस की लीडरशिप किसके हाथ में जाए, इसके ऊपर कांग्रेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा मंथन हुआ, और फिर सोनिया गांधी ने कांग्रेस पार्टी की कमान संभाली, और जब कांग्रेस पार्टी की कमान सोनिया गांधी को ऑफर की गई तो एक कांग्रेस के अंदर ही डिस्प्यूट आ गया, और उस डिस्प्यूट में ये भी हिस्सेदार थे, ठीक है। और इन्होंने एक जो विदेशी मूल का मुद्दा सुना होगा आपने कांग्रेस के अंदर, या जो फॉरेन सिटीजन्स है, ठीक है। सिटीजनशिप तो सोनिया गांधी के पास है इंडिया का, लेकिन जो ओरिजिन है वो फॉरेन से है, इटली से, ठीक है। तो ये मुद्दा छाया रहा है उस समय पे, और इस बेसिस पे ये कांग्रेस के लीडर्स शरद पवार, पीए संगमा, तारिक अनवर कांग्रेस से अलग हो गए और उन्होंने एक पार्टी बनाई, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। तो ये जो पार्टी बनाई उसमें उस आइडियोलॉजी में उन्होंने क्या शामिल किया? वांट्स दैट हाई ऑफिसेज इन गवर्नमेंट बी कन्फाइंड टू नेशनल बॉर्न सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। जो इस देश में पैदा हुए लोग हैं, जिनको सिटीजनशिप है इस देश का, उनको ही गवर्नमेंट में हाई ऑफिसेज ऑफर किया जाना चाहिए। इस बात को सपोर्ट करती है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। अ मेजर पार्टी इन महाराष्ट्र एंड हैज अ सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन मेघालय, मणिपुर एंड असम। ठीक है, तो महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में इसका डोमिनेंट रोल है ही, इसके साथ साथ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है मेघालय, मणिपुर, असम, इसमें भी इस पार्टी का बेस है। अ कोलिशन पार्टनर इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इन अलायंस विद द कांग्रेस। तो कांग्रेस के साथ यूपीए जो अलायंस है उसका हिस्सा रही है 2004 से लेकर के अब तक। इन 2019 लोकसभा इलेक्शन इट गॉट 1.4% वोट्स एंड 5 सीट्स इन लोकसभा। ठीक है, तो लोकसभा में 2019 का जो इलेक्शन हुआ उसमें इतने परसेंट वोट मिले इसको और 5 सीट्स टोटल ये जीत के ले आई। अब हम बात करते हैं सेंट्रल लेवल पे जो रूलिंग पार्टी है
बीजेपी उसके बारे में। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, पहले इसके जो फाउंडिंग फादर्स हैं, किस जर्नी से होकर के ये पार्टी आज बीजेपी बनी है, उस चीज को देखते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी वॉज अ बैरिस्टर, ही सर्व्ड एज द मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री इन पंडित नेहरूज कैबिनेट। ही फाउंडेड द भारतीय जनसंघ, तो जो पेरेंट पार्टी है बीजेपी की वो है भारतीय जनसंघ। So this Syama Prasad Mukherjee founded Bharatiya Jan Sangh with the help of राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS in 1951। तो भारतीय जन संघ किसके द्वारा फाउंड किया गया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा। और उस समय एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी जो आज भी है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। इस पार्टी की हेल्प से, इस ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प से भारतीय जनसंघ को फाउंड किया गया 1951 में। Then in 1980 भारतीय जनसंघ was revived and भारतीय जनता पार्टी was formed। तो आज जो ये पार्टी आप देखते हैं, इस पार्टी को 1980 में भारतीय जनसंघ को रिवाइव करके, उसको रीस्ट्रक्चर करके भारतीय जनता पार्टी नाम दिया गया। And the main aim of BJP is to build a strong and modern India by drawing इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडियाज एंशियंट कल्चर एंड वैल्यूज। ठीक है, तो लक्ष्य क्या है, मेन जो एम एम्बिशन क्या है बीजेपी का? टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग नेशन, मॉडर्न इंडिया एंड ड्रॉइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम, मतलब जो इसकी आइडियोलॉजी है उसके सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या है? एंशियंट इंडियन कल्चर एंड वैल्यूज। तो इन चीज़ों से इन्फ्लुएंस्ड है ये पार्टी। किससे? एंशियंट इंडियन कल्चर से, वैल्यूज से। ये सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है पार्टी की आइडियोलॉजी को सेट करने के लिए। तो आपने 2014-19 के इलेक्शन में बीजेपी का एक पॉपुलर सॉन्ग भी सुना होगा, हम देश नहीं झुकने देंगे, हम देश नहीं बिकने देंगे। ठीक है, तो क्यों इस तरीके की चीज़ों में बिलीव करती है पार्टी? क्योंकि उस पार्टी की आइडियोलॉजी ही किसके ऊपर बेस्ड है? टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग नेशन, मॉडर्न इंडिया एंड ड्रॉइंग एंशियंट कल्चर एंड वैल्यू। कल्चरल नेशनलिज्म और हिंदुत्व इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन इट्स कॉन्सेप्शन ऑफ इंडियन नेशनहुड एंड पॉलिटिक्स। तो बीजेपी की पॉलिटिक्स में या बीजेपी का जो नेशनहुड का कॉन्सेप्ट है उसमें क्या चीजें देखती है? कल्चरल नेशनलिज्म और हिंदुत्व। ठीक है, कल्चरल नेशनलिज्म मतलब जो एंशियंट इंडियन कल्चर है, वो चीजें आपके नेशनलिज्म की जो फीलिंग है, जो नेशनहुड का कॉन्सेप्ट है, उसमें आपको एंशियंट कल्चर, एंशियंट ट्रेडिशन, एंशियंट वैल्यूज इंडिया का जो है उस चीज में आपको प्राइड फील करना चाहिए। और हिंदुत्व, हिंदुत्व मीन्स वे ऑफ लिविंग, उस तरीके की पॉलिटिक्स में बीजेपी बिलीव करती है। एंड पार्टीज आइडियोलॉजी इज इंस्पायर्ड बाय पंडित दीनदयाल उपाध्याय आइडियाज ऑफ अंत्योदय एंड इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। पार्टी का जो और सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है आइडियोलॉजी सेट करने के लिए, वो क्या है? दीनदयाल उपाध्याय का अंत्योदय का कॉन्सेप्ट था। अंत्योदय का मतलब जो देश में सबसे नीचे तबके का लोग है उसका भी उदय हो, उसका भी उत्थान हो। ठीक है, उस चीज में बिलीव करती है। और इंटीग्रल ह्यूमनिज्म मतलब जितने भी इंसान है, जितने भी सिटीजन्स है, उनको हम इंटीग्रेट कर सके, मतलब उनको भी हम एक सिस्टम का हिस्सा बना सके। इस तरीके की पॉलिटिक्स में बीजेपी बिलीव करती है। तो बीजेपी का पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव क्या है? वांट्स फुल टेरिटोरियल एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद इंडिया, अ यूनिफॉर्म civic goal for people, for all people living in the country irrespective of religion and ban on religious conversion, जो कि पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है भारतीय जनता पार्टी का। तो क्या चाहती है? पॉलिटिकल इंटीग्रेशन हो, देश में कोई भी ऐसा रीजन ना हो जो कि अपने आप को पॉलिटिकली एलिनेटेड फील करता हो। और जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल इशू जो है आर्टिकल 370 के तहत, आपको पता है रिसेंटली न्यूज में भी रहा है, तो इस चीज को हम लोग यहाँ पे डिटेल में चर्चा नहीं करने वाले हैं। आपको ये पता है कि 370 के साथ रिसेंटली ही कुछ किया गया इसके साथ। ठीक है, तो क्यों बीजेपी
वो काम कर पाई 370 के साथ, जो कि कांग्रेस नहीं कर पाई। कांग्रेस इतने साल पावर में रही, तो उसका रीजन ये है कि बीजेपी के पॉलिटिकल एजेंडे में ही ये शामिल है, पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब देश में रिलीजन के बेसिस पे कोई लॉ, कोई सिविल कोड नहीं होना चाहिए, ऐसा इस पार्टी का पॉलिटिकल एजेंडा है। ठीक है, तो पॉलिटिकल इंटीग्रेशन में क्या होना चाहिए कि देयर शुड बी अ यूनिफॉर्म सिविल कोड इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, और किसी भी तरीके का रिलीजियस कन्वर्जन नहीं होना चाहिए कि आप एक रिलीजन में जबरदस्ती आपको किसी दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट कर दिया जाए। Its support base increased substantially in 1990s। तो 1990s में जब आपको, अभी जब कांग्रेस के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो वहां पे हमने क्या देखा, 1989 में राजीव गांधी के डेथ के बाद, राजीव गांधी के असैसिनेशन के बाद कांग्रेस का जो सपोर्ट बेस था वो धीरे धीरे कम होने लगा। तो क्या होता है, बैलेंस हो गए, एक पार्टी का सपोर्ट बेस कम होगा, दूसरी पार्टी का सपोर्ट बेस इमर्ज होगा। तो इसी तरीके से जब 1990s में कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट बेस कम होने लगा, धीरे धीरे बीजेपी का सपोर्ट बेस चढ़ने लगा। अर्लियर लिमिटेड टू नॉर्थ एंड वेस्ट एंड टू अर्बन एरियाज, द पार्टी एक्सपेंडेड इट्स सपोर्ट इन द साउथ, ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट एंड टू रूरल एरियाज। तो एक समय ये माना जाता था कि जो भारतीय जनता पार्टी है सिर्फ और सिर्फ अर्बन सेंटर्स में ही लिमिटेड है, या जो कुछ खास वर्ग के लोग हैं उन्हीं की पार्टी है। लेकिन धीरे धीरे इस पार्टी ने अपना बेस बनाया, और बेस बना करके अंडर द लीडरशिप ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उस समय सुषमा स्वराज और प्रमोद महाजन जैसे टॉप लीडर्स हुआ करते थे। तो उनकी लीडरशिप में इस पार्टी ने पूरे पैन इंडिया में अपना पकड़ बनाया, एंड केम टू पावर इन 1998 एज द लीडर ऑफ द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस NDA, including several state and regional parties, but lost power in 2004। ठीक है, तो 1998 में काफी मेहनत करने के बाद ये पार्टी पावर में आई अंडर लीडरशिप ऑफ लेट अटल बिहारी वाजपेयी, और पहले 13 दिन सरकार चली, फिर 13 महीने चली, और फिर 1999 से लेकर के 2004 तक ये पार्टी पावर में रही। 2004 में ये इलेक्शन हार गई। बीजेपी लेड एनडीए अचीव्ड अ थंपिंग विक्ट्री इन 2014 लोकसभा इलेक्शंस एंड सिक्योर्ड 336 सीट्स। तो 2014 में फिर से लोकसभा इलेक्शन में यूपीए गवर्नमेंट बाहर हो गई, और अंडर द लीडरशिप ऑफ श्री नरेंद्र मोदी दिस एनडीए गॉट पावर, एंड इन दिस इलेक्शन दिस पार्टी गॉट 336। Again in 2019, the alliance secured 303 seats and still holding the power at center। तो अभी भी ये एनडीए अलायंस सेंटर में पावर में है। ठीक है, और ये है एक ब्रीफ हिस्ट्री, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन किसका, भारतीय जनता पार्टी का। अगला जो पार्टी हम डिस्कस करने वाले हैं वो है बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी। This party was formed in 1984 under the leadership of कांसी राम। ठीक है, 1984 में कांसी राम ने बहुजन समाज पार्टी को फाउंड किया। 6 to represent and secure power for बहुजन समाज, which includes the Dalits, आदिवासीज, ओबीसीज एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज। ठीक है, किसका किसका रिप्रेजेंटेशन करने के लिए ये कांसी राम ने पार्टी बनाई थी? दलित्स, जो कि मेनली शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं, उनके लिए। आदिवासीज या ओबीसीज, अदर बैकवर्ड क्लासेस एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज के लोगों का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, उस पर्पज से इस पार्टी को 1984 में कांसी राम ने बनाया था। draws inspiration from the ideas and teachings of साहू महाराज, महात्मा फुले, जिनको हम ज्योतिबा फुले के नाम से जानते हैं, जिन्होंने के महाराष्ट्र में अनटचेबिलिटी और इन जो छुआछूत की भावना थी सोसाइटी में, उसको इरेडिकेट करने के लिए, उसको
ख़त्म करने के लिए उन्होंने मूवमेंट चलाया था। पेरियार रामास्वामी नायकर जो कि केरला में एक इम्पॉर्टेंट लीडर थे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों के लिए। बाबा साहब अम्बेडकर जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर भी कहलाते हैं, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो ideas of these people inspires the ideology of Bahujan Samaj Party, stands for cause of securing the interests and welfare of the Dalits and oppressed people। किन लोगों के हित के लिए खड़ी रहती है पार्टी? एट एनी टाइम फॉर द वेलफेयर ऑफ दलित्स एंड ऑपरेस्ट क्लास, जो दलित और ऑपरेस्ट जो सबसे नीचे तबके के समाज के जो सोशल कास्ट जो सोसाइटी है उसमें सबसे नीचे कास्ट के लोगों के वेलफेयर के लिए ये पार्टी काम करती है। इट हैज़ इट्स मेन बेस इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड सब्सटेंशियल प्रेजेंस इन नेबरिंग स्टेट्स लाइक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली एंड पंजाब। तो स्ट्रॉन्ग बेस है इसका उत्तर प्रदेश में, और उसके साथ साथ जो नेबरिंग स्टेट्स उत्तर प्रदेश के हैं वहाँ पे भी इसकी सब्सटेंशियल प्रेजेंस है। सब्सटेंशियल प्रेजेंस क्यों है? आप अगर इंडियन डेमोग्राफी सेंसस का डाटा देखेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि इन स्टेट्स में किस तरीके की पॉपुलेशन कंपोजिशन है, ठीक है, और ये पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है, किन लोगों के हित के लिए ये पार्टी बनी थी। तो ये आइडिया आपको लग जाएगा कि क्यों इस पार्टी का स्ट्रॉन्ग बेस है इन स्टेट्स में। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, ये क्या है? ट्राइबल एरियाज हैं, ठीक है। पंजाब, दिल्ली, पंजाब में शेड्यूल कास्ट की जो परसेंटेज है वो सबसे ज़्यादा है। तो अगर ये सेंसस के डाटा को देखेंगे तो आपको ये पार्टी का कहाँ कहाँ किस पार्टी का किस तरीके की आइडियोलॉजी है, क्यों उसका बेस इन स्टेट्स में, इन रीजन में है, ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे क्लियर होती रहेंगी। फॉर्म गवर्नमेंट इन यूपी या उत्तर प्रदेश सेवरल टाइम्स बाय टेकिंग द सपोर्ट ऑफ डिफरेंट पार्टीज एट डिफरेंट टाइम्स। अलग अलग समय पे अलग अलग पार्टियों के सपोर्ट से, ठीक है, इस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट फॉर्म किया है। एंड इन 2019 लोकसभा इलेक्शन इट गॉट 3.6% वोट्स एंड 10 सीट्स, पार्लियामेंट्री सीट्स लोकसभा में इसको 10 सीटें आई और 3.6% वोट्स इस पार्टी को मिले, ठीक है। तो ये था ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट बहुजन समाज पार्टी। तो अब हम बात करते हैं कुछ लेफ्ट आइडियोलॉजी वाली पार्टीज के बारे में, और सबसे पहला नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, CPI का। सो दिस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, वाज फाउंड इन 1925 एट कानपुर। 1925 में ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, और उसी समय आपको याद होगा, क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, रशियन रेवोल्यूशन भी चल रहा था 1917 के आसपास ही। तो उससे इंस्पायर होके उस वहाँ पे जो आइडियोलॉजी चल रही थी, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, ठीक है, जो लेफ्ट आइडियोलॉजी चल रही थी, उससे इंस्पायर होकर कुछ लीडर्स ने यहाँ पे 1925 में कानपुर में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया फॉर्म किया। एंड दिस पार्टी बिलीव्स इन मार्क्सिज्म एंड लेनिनिज्म, सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। तो मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म, इसके बारे में क्लास 9th में आपने रशियन रेवोल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो मार्क्स का जो आइडिया है, लेनिन का जो आइडिया है, उन दोनों की आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाली ये पार्टी थी। इसके साथ ही सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी में भी इस पार्टी का बिलीव है। ये जो टर्म है ना, सेकुलरिज्म, ये ज़्यादातर इंडिया में कोई भी पार्टी इससे अलग नहीं हो सकती, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी सेकुलरिज्म की बात करता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है उसमें भी हम एक सेकुलर स्टेट की कल्पना करते हैं। तो कोई भी पार्टी का जो पॉलिटिक्स है वो सेकुलर स्टैंड ही उसको रखना होगा, ठीक है। तो अब तक हमने जितनी भी पार्टियां पढ़ा है उसकी हर पार्टी की आइडियोलॉजी में कहीं ना कहीं सेकुलरिज्म हमें देखने को मिला है, और आगे भी जो पार्टियां हम डिस्कस करने वाले हैं वहां पे भी सेकुलरिज्म देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी में भी इस पार्टी का बिलीव है। अपोज द फोर्सेज ऑफ सेसेशनिज्म एंड कम्युनलिज्म, ठीक है। तो इंडिया में जो एक कुछ रीजन्स के लोग जो डिमांड करते रहते हैं कि हम अलग हैं, या हमें देश के मेन पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं होना, या देश का जो मेन पॉलिटिकल सिस्टम है उसका हिस्सा नहीं होना है, तो उन चीज़ों का जो विरोध करने वाले हैं उनका विरोध ये पार्टी करती है, उन आइडियोलॉजी में बिलीव नहीं करती है।
and accepts parliamentary democracy as a means of promoting the interests of the working class, farmers and poor। ठीक है, तो क्या क्या चीजें आइडियोलॉजी में है इसके, क्या प्रमोट करना है, इंटरेस्ट ऑफ वर्किंग क्लास, फार्मर्स एंड द पुअर। ठीक है, जो एक हम ये कहें कि जो वर्किंग क्लास है उसका, जो पीजेंट्स हैं, फार्मर्स हैं, उनके हित के लिए, और जो गरीब हैं उनके हित के लिए ये पार्टी मेनली काम करती है। ठीक है, इस पार्टी का जो सिंबल है वो है व्हीट का क्रॉप और उसके साथ सिकल, जो कि मेनली किसानों के हित के लिए या किसानों की पार्टी कहें उस पर्पज से उस समय बनाई गई थी। और आज भी ये पार्टी किसानों के लिए काम करती है, स्पेशली जो मेन फोकस होता है वो जो किसान हैं उनके इंटरेस्ट के लिए काम करती है। Became weak after the split in the party in 1964 and led to the formation of CPIM या Communist Party of India Marxist। ठीक है, तो यहाँ पे फिर आइडियोलॉजिकल बेसिस पे डिवीजन हो गया इस पार्टी में 1964 में। 1964 में क्यों? क्योंकि 1962 में हमारा चाइना के साथ वॉर हुआ था, और चाइना के साथ जो वॉर हुआ, चाइना भी एक कम्युनिस्ट कंट्री है। ठीक है, तो और ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, तो फिर ये इशू आ गया कि हम इंडिया को सपोर्ट करें या चाइना को सपोर्ट करें। तो कुछ पार्टी के लीडर्स जो थे उनके अंदर आइडियोलॉजिकल एक स्प्लिट आया, और स्प्लिट आके जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट इससे निकल के आया 1964 में। सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन द स्टेट्स ऑफ केरला, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। ठीक है, तो इस पार्टी का प्रेजेंस कहाँ कहाँ पे है? केरला, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मेनली इन रीजन्स में इसका प्रेजेंस है। और भी स्टेट्स में सपोर्ट है लेकिन उतना नहीं है। इट्स सपोर्ट बेस हैड ग्रेजुअली डिक्लाइंड ओवर द ईयर्स। पिछले कुछ सालों में इस पार्टी का ऑल ओवर इंडिया जो सपोर्ट है वो डिक्लाइन हुआ है। एंड देन it advocates the coming together of all left parties to build a strong left front। तो आइडियोलॉजिकल बेसिस पे भले ही अलग अलग पार्टियां हों, लेकिन ये पार्टी वेलकम करती है कि जितने भी लेफ्ट आइडियोलॉजी वाली पार्टीज हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे आए। इन 2019 लोकसभा इलेक्शन इट गॉट 1% वोट्स एंड 2 सीट्स। ठीक है, तो 2019 के इलेक्शन में टोटल 1% वोट मिला एंड 2 सीट पार्लियामेंट्री इलेक्शन में ये लोकसभा इलेक्शन में जीत करके पार्टी लाई। बात करते हैं दैट इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, जिसकी पेरेंट पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया रही है, और 1964 में ये पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से अलग हो गई। एंड दिस पार्टी बिलीव्स इन मार्क्सिज्म एंड लेनिनिज्म। ठीक है, तो ये भी इस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की तरह ही उसी की आइडियोलॉजी में बिलीव करती है ऑलमोस्ट। लेकिन क्यों आइडियोलॉजिकल बेसिस पे अलग हो गई वो अभी मैंने आपको बताया कि 1962 में जब चाइना के साथ वॉर हुआ तो वहाँ पे आइडियोलॉजिकल स्प्लिट हुए, और यहाँ पे कुछ लीडर्स वहाँ से निकल के कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट फॉर्म किया। सो सपोर्ट सोशलिज्म, सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी एंड अपोजेज इंपेरियलिज्म एंड कम्युनलिज्म। तो ऑलमोस्ट यही पॉलिटिकल स्टैंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का भी है। एक्सेप्ट्स डेमोक्रेटिक इलेक्शंस एज ए यूजफुल एंड हेल्पफुल मीन्स फॉर सिक्योरिंग द सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस इन इंडिया। मीन्स अगर इंडिया में सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस का जो एम है वो हमें हासिल करना है तो उसके लिए डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होने चाहिए। इस आइडियोलॉजी में ये पॉलिटिकल पार्टी बिलीव करती है। एंड enjoys strong support in West Bengal, Kerala, Tripura, especially among the poor, factory workers, farmers, agricultural laborers and intelligentsia। तो वेस्ट बंगाल, केरला, त्रिपुरा जैसे स्टेट्स में इसका स्ट्रॉन्ग बेस है, और इस पार्टी को जिन लोगों का, जिस सोशल ग्रुप का सपोर्ट हासिल है वो है पुअर, फैक्ट्री वर्कर्स, फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड इंटेलिजेंसिया। अगर इस पार्टी के सिंबल को देखें और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के सिंबल को देखें, दोनों को कंपेयर करें, तो भी आपको आइडियोलॉजिकल जो डिफरेंस है वो थोड़ी बहुत समझ में आ जाएगी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का जो सिंबल है व्हीट का क्रॉप है, उसके साथ सिकल का कॉम्बिनेशन, ये
सिंबल है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट का जो सिंबल है वो है सिकल एंड हैमर। तो मजदूरों का और किसानों का, ठीक है, इन दोनों का रिप्रेजेंटेशन ये पार्टी करती है। क्रिटिकल ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज दैट अलाउ फ्री फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल एंड गुड्स इनटू द कंट्री। तो आपने देखा होगा जो ये बड़े बड़े मॉल खुलते हैं या एफडीआई को लेकर के, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लेकर के, ये पार्टी लगातार अपोज करती है। क्यों करती है? क्योंकि इस पार्टी की आइडियोलॉजिकल जो बेस है वो क्या है कि क्रिटिकल टू द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज दैट अलाउ फ्री फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल एंड गुड्स इनटू द कंट्री। तो क्यों ना करें, जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं वो कैपिटलिज्म का विरोध करती हैं, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट ये दोनों ही इस आइडियोलॉजी के अगेंस्ट हो गई। क्यों? क्योंकि ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज में बिलीव करती हैं। रशियन रेवोल्यूशन में इसके बारे में डिटेल में हमने आपको बताया हुआ क्लास 9th में, ठीक है। तो ये आइडियोलॉजिकल बेस है इन पार्टियों का। दैट्स वाई दिस पार्टी बिलीव इन द पॉलिसीज वेयर foreign capital and goods can freely flow in an economy or country. So this is against those policies. It has been in power in West Bengal without a break for more than 30 years under the leadership of Jyoti Basu. ठीक है, तो वेस्ट बंगाल में 30 साल से भी ज़्यादा ये पार्टी पावर में रही है और इसके पॉपुलर लीडर रहे हैं ज्योति बसु, ठीक है। In 2019 Lok Sabha election, it got 1.75% votes and 3 seats in Lok Sabha election. ठीक है, तो 2019 के इलेक्शन में इतने परसेंट वोट मिले और 3 सीट्स ये जीत करके पार्टी लोकसभा इलेक्शन में अभी भी मौजूद है। तो लास्ट पॉलिटिकल पार्टी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, द नेशनल पीपल्स पार्टी। दिस पार्टी वॉज फाउंडेड बाई P.A. संगमा आफ्टर हिज एक्सपल्सन फ्रॉम NCP इन जुलाई 2012, ठीक है। तो जुलाई 2012 में P.A. संगमा को NCP नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी से जब निकाल दिया गया, जो कि फाउंडर मेंबर थे NCP के, तो उन्होंने एक नई पार्टी बनाई, नेशनल पीपल्स पार्टी, एंड इट्स इन्फ्लुएंस इज मेनली कंसंट्रेटेड इन द स्टेट ऑफ मेघालय। इट वॉज accorded national party status on 7 June 2019. So this is the latest party in India to have achieved the status of national political party. So it is the first party from northeastern India to have attained this status. नॉर्थ ईस्ट इंडिया से नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा हासिल करने वाली ये पहली पॉलिटिकल पार्टी है। तो क्या क्या हमने डिस्कस किया आज? इंडियन नेशनल कांग्रेस, टीएमसी, एनसीपी, बीजेपी, बीएसपी, सीपीआई, सीपीआईएम एंड एनपीपी, ये 8 पॉलिटिकल पार्टियां हैं आज के टाइम पे 2022 में, जो कि नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा हासिल करती हैं इंडिया में। और इसके साथ ही हमने वो सर्टेन क्राइटेरिया भी डिस्कस किए जो कि एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए किसी पार्टी को ज़रूरी होता है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, आपने इस क्लास को एंजॉय किया होगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि टॉपिक होने वाला है स्टेट पॉलिटिकल पार्टी। जिस तरीके से हमने नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के सर्टेन क्राइटेरियाज के बारे में बात किया, उसी तरीके से डिफरेंट स्टेट्स में स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, उनके लिए क्या क्राइटेरिया होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, जो कि होने वाला है स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। लव यू गाइज, बाय, टेक केयर, थैंक यू।